Dear students, very good morning. एडवांस इंडियन इकोनॉमी के हमारे पेपर हेतु जो निर्धारित सिलेबस है उसके सेक्शन बी की चर्चा हम कल कर रहे थे और कल हमने पढ़ा था भारत में औद्योगिक विकास की रणनीति यानी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में, चूँकि 1951 से नियोजन काल की शुरुआत होती है और इस शुरुआत के साथ ही देश में औद्योगिक विकास की रणनीति, औद्योगिक विकास को लेकर के योजनाओं का निर्माण हुआ। कल हमने चर्चा करी थी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में किस तरह से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई, उसके बारे में किस तरह से रणनीति तैयार की गई और इन 4 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ, किन किन क्षेत्रों में इसके विकास की रफ्तार धीमी रही, इन बातों पर चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास को लेकर के क्या रणनीति बनाई गई, सरकार के द्वारा क्या प्राथमिकताएं तय की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू होती है और 1978 तक चलती है। चूँकि 1979 में एक वर्षीय योजना लागू की गई थी और देश में राजनीतिक रूप से अस्थिरता के चलते ये योजना बीच में ही एक वर्ष पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। इसलिए इसका कार्यकाल 2074-75 से 2077-78 तक रहा। इस दौरान इस योजना में निर्यातोन्मुखी और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया और साथ ही जो अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र हैं जिसमें लो अयस्क है, यानी खनिज आधारित उद्योग हैं, जल शक्ति उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, उर्वरक जैसे उद्योग हैं, उन पर अधिक बल दिया गया और ये प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक निर्यात कैसे बढ़ें ताकि विदेशों पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को भी प्राथमिकता दी गई। इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई और उसके चलते अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा और उसका परिणाम ये रहा कि भारत में उर्वरकों और खाद्यान्नों के मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई और इससे न केवल औद्योगिक निवेश प्रभावित हुआ बल्कि हमारे निर्यात भी प्रभावित हुए, हमें आयात करने पड़े और इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक जो अपेक्षित विकास, अपेक्षित वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और औद्योगिक विकास भी धीमा रहा। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1980 से लेकर के और 1985 तक रहा। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति में बदलाव किए गए और उसमें ये तय हुआ कि जो मौजूदा या विद्यमान जो क्षमताएं हैं देश की अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक विकास में, उनका सही तरह से दोहन हो, उनका सही तरह से कुशलतापूर्ण उपयोग हो, पूंजीगत एवं उपभोक्ता सामानों में मात्रात्मक वृद्धि हो और साथ ही उत्पादकता में सुधार करके हमें औद्योगिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। इसके लिए एल्यूमिनियम, सीसा, जिंक, विद्युत उपकरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए कोशिश की गई कि जो मशीनी उपकरण हैं, यात्री कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर, टेलीविज़न, रिसीवर आदि के निर्माण में तेज़ी लाई जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जा सके, औद्योगिक विकास की
के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस काल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ और विशेष रूप से कंप्यूटर के उपयोग को लेकर के शुरुआत हुई और उसका प्रभाव आने वाले वर्षों में देखा गया कि तेज़ी से तकनीकी आधारित औद्योगिक विकास संभव हो सका। इस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना में इन मुख्य रूप से इन प्रमुख उत्पादों के उद्योगों पर बल दिया गया। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 रहा। इस योजना में औद्योगिक नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ साथ औद्योगिक विकास प्राप्त करना था। यानी औद्योगिक विकास की रणनीति बनाते वक्त ये तय किया गया कि केवल औद्योगिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसका प्रभाव समाज के सब वर्गों को पर पड़े, यानी सब वर्गों को इसका फ़ायदा मिले, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो और क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो। इसके लिए उत्पादकता में सुधार की बात की गई। उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण उपयोग, उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे उद्देश्य इसमें निर्धारित किए गए और उन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास की रणनीति बनाई गई। इस काल में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य नवोदित उद्योगों को पर्याप्त महत्व दिया गया। जैसा मैंने पहले कहा कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 1980 के दशक के आते आते देश में नवीन तकनीकी को लेकर एक क्रांति की शुरुआत होती, शुभगाट शुरू होती है और उसी शुभगाट के तहत देश में स्वदेशीयता को बढ़ावा देने के लिए, देश में ही तकनीकी क्षमताओं का विकास करने के लिए कंप्यूटर जैसे क्रांतिकारी उपकरणों के विकास, उनके उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों की स्थापना हुई और इससे न केवल हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हुई, बल्कि घरेलू मांग को पूरा करने के बाद हम निर्यात करने में भी सक्षम रहे। तो इस तरह से सातवीं पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना कही जा सकती है। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 रहा। इस दरमियान जैसा कि मैंने कल चर्चा करी थी कि भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में यह पंचवर्षीय योजना एक मील का पत्थर साबित हुई। स्वतंत्रता के लगभग 44 वर्षों बाद, यानी लगभग 4 दशक बाद देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जो अपने आप में न केवल ऐतिहासिक थी बल्कि क्रांतिकारी कदम था और इसका प्रभाव बाद के वर्षों में बड़े पैमाने पर देखा गया। इस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत करी, नई आर्थिक सुधार लागू किए, पुरानी नीतियों में बदलाव किया और उसका प्रभाव ये रहा कि देश में औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ। औद्योगिक विकास की जो हम पिछले 70 वर्षों के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं, जिसकी चर्चा भी मैंने कल करी थी कि पहला चरण 1951 से लेकर 1991 तक और दूसरा चरण 1991 के बाद के वर्षों का है। तो इस योजना के दौरान देश में नई औद्योगिक नीति, नई लाइसेंसिंग नीति अपनाई गई, पुरानी नीतियों को तिलांजलि दी गई, उनमें सुधार किया गया और प्रयास किया गया कि निजी निवेश को आमंत्रित किया जाए ताकि सार्वजनिक निवेश के साथ साथ देशीय या कहें कि स्वदेशी निवेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेश को भी आमंत्रित किया गया, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर विकास का नया मॉडल तय हुआ। नए मॉडल के अनुसार विकास की रणनीतियाँ बनाई गई। इस पंचवर्षीय योजना में
तमाम तरह के सुधार किए गए, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे लाइसेंसिंग नीति हो, चाहे इसके साथ साथ तकनीकी प्रयोगों का क्षेत्र हो, और इसके साथ साथ चाहे आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों का प्रश्न हो, सभी क्षेत्रों में नई रणनीतियाँ तैयार की गई। इसी योजना के दौरान बाजार में बढ़ती हुई व्यापक निर्भरता के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन, संचार सेवाओं, खनन, खनिज संसाधनों, उर्वरकों, तेल, कोयला, पेट्रोल, रसायन, भारी पूंजीगत सामान और वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया और उनको जिम्मेवारी दी गई। और परिणाम ये रहा कि इन उद्योगों में निजी निवेश होने से बड़े पैमाने पर देश में उद्योगों का जाल बिछा, बड़े पैमाने पर रोजगार मिला, और इस तरह से यह पंचवर्षीय योजना अपने आप में ऐतिहासिक साबित हुई। यद्यपि इसके प्रभावों का आकलन बाद के वर्षों में किया जाएगा, लेकिन इस योजना में औद्योगिक विकास, आर्थिक नीतियों को लेकर के नई रणनीतियाँ तैयार हुई, नई नीतियों का निर्माण हुआ, नए उद्देश्य तय हुए, और इस तरह से यह 8वीं पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से और 2002 तक लागू रही। इस पंचवर्षीय योजना का आधार 8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार हो चुका था। इस योजना में पिछली नीतियों में जो बदलाव किए गए थे, उनमें निरंतर बदलाव महसूस किया जाता रहा, और नए नए बदलाव इस योजना में भी लागू किए गए, और उसी का परिणाम है कि इस योजना में उद्योग व खनन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। बीमार पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निजीकरण की प्रक्रिया लागू की गई, उनमें विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट लागू किया गया, और इस तरह से देश में एक औद्योगिक विकास का माहौल बनाने का प्रयास इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, और उसका परिणाम ये रहा कि बाद के वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी तेज़ी से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। यद्यपि कुछ वर्षों तक इस योजना के जो दीर्घकालीन प्रभाव थे वो देखने को मिले, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका अपेक्षित विस्तार नहीं होने के चलते यह योजना आत्मनिर्भरता और उसके साथ साथ निर्यातों को बढ़ावा देने की लक्ष्यों पर अधिक निर्भर रही, और इस तरह से इस योजना में भी आर्थिक विकास के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास, उसके साथ साथ रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 के दरमियान रहा। इस 10वीं योजना की, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस योजना में आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि दर है वो बहुत ही एक रिमार्केबल स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस योजना में औद्योगिक एवं सेवाओं में जो विकास का लक्ष्य रखा गया वो 10% का था, जो पूर्ण रूप से प्राप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस दौरान जो वृद्धि दर रही वो लगभग 7 से 8% के आसपास प्राप्त हुई। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र को लेकर के अच्छे उच्च लक्ष्य तय किए गए। चूँकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वृद्धि दर थी वो 3.8% रखी गई, वहीं 10वीं योजना में बढ़ा करके इसे 8.7% कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि थी, और इसके लिए प्रयास किए गए, चाहे वो निवेश का क्षेत्र हो, चाहे नीतियों में निर्माण का क्षेत्र हो। इस तरह से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना इस पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण रहा।
पहली बार सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक वृद्धि दर समान रही, जो कि लगभग 11% थी। इस कारण विनिर्माण क्षेत्र में भी अपेक्षित वृद्धि देखने को मिली। इस योजना में सकल पूंजी निर्माण की दर 1995-96 में जहां 13.53% थी, जबकि नवी योजना में सकल घरेलू उत्पाद की दर बाजार मूल्य पर घटती हुई पाई गई तथा 10वीं योजना में यह बढ़कर के 13.6% हो गई, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी और यह भविष्य के औद्योगिक विकास का एक संकेतक भी थी। इस तरह से कहने का तात्पर्य, इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि दर है वो 11% के आसपास रिकॉर्ड की गई। नवी पंचवर्षीय योजना में 6.3% समग्र वार्षिक वृद्धि दर पाई गई, जबकि 10वीं योजना में यह विनिर्माण उत्पादों के निर्यात में 19.9% वृद्धि दर्ज की गई। इंजीनियरिंग के सामान उच्चतम मिश्रित वृद्धि दर 33% रही, जो कि मुख्य रूप से इसमें ऑटो सेक्टर शामिल है, रसायन के क्षेत्र इसमें शामिल है और इस तरह से जो कोर सेक्टर थे उन सेक्टर्स में अपेक्षित वृद्धि दर देखी गई और उसका परिणाम है कि देश में उद्योगों का तेज़ी से विस्तार हुआ। इस तरह से यह 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योजना के रूप में जानी जाती है। तत्पश्चात 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। इस योजना में औद्योगिक विकास के लिए 40% प्रतिवर्ष और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 12% प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया। 11वीं योजना के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए आरक्षित मदों में कटौती करने तथा उसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का लक्ष्य एवं श्रम कानूनों को लचीला बनाने एवं संगठित विनिर्माण उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप देश में सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में इन उद्योगों के विकास को लेकर के रणनीति बनाई गई और उनकी स्थापना हुई और स्थापना के आधार पर न केवल हमारे निर्यात बढ़े बल्कि हम विदेशों से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित करने में सफल रहे और इस तरह से इस योजना में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हम अपने औद्योगिक विकास को प्राप्त करने में सफल रहे। यद्यपि कुछ कमियां रही जिसकी चर्चा हम बाद के लेक्चर में करेंगे। इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 माना जाता है। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 12 से 14% रखी गई, जिससे यह अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सके और इसमें तय किया गया कि 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन केवल विनिर्माण क्षेत्र में ही हो। साथ ही इसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित कौशल विकास पर जोर दिया जाए और उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास की अवधारणा पर विशेष जोर देने का प्रयास हुआ और इसी का रिजल्ट है कि देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ और इस तरह से देश न केवल इन वस्तुओं के मामलों में विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि हम निर्यात करने की स्थिति में भी पहुँचे। कहने का तात्पर्य ये है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी औद्योगिक विकास को लेकर के समग्र नीति जिसमें समावेशित विकास की नीति को प्राथमिकता दी गई और आने वाले वर्षों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस योजना काल के दौरान भारत में औद्योगिक विकास को लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए गए। यद्यपि कुछ वर्षों में ये प्रयास उचित निगरानी के अभाव में, उनकी मॉनिटरिंग के अभाव में या कई बार कच्चे माल के अभाव में या पूंजी की समस्या के चलते औद्योगिक विकास अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत की निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत के योजना काल के दरमियान औद्योगिक विकास में भी
तेज़ी से वृद्धि हुई है। यद्यपि ये देखा जाता है कि इस योजना काल के दरमियान विकास के जो लक्ष्य रखे गए थे, उसके विकास के लक्ष्यों में राजनीतिक रूप से अस्थिरता के चलते कई बार उनको प्राप्त करना मुश्किल रहा। उसमें चाहे 1962 का युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, या उसके बाद जो राजनीतिक रूप से अस्थिरता रही, वह ऐसा वक्त रहा है जिसमें कहीं न कहीं औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है और उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर पड़ा, उसका परिणाम, उसका प्रभाव रोजगार पर पड़ा। और इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि पूरे नियोजन काल के दौरान भारत में औद्योगिक विकास तेज़ी से बढ़ा है, यद्यपि इसे और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।